सजीद मंगास सर के पास। सजीद सर, गुड मॉर्निंग सर। फेड के फैसले के बाद कल अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में ही दिखे। अभी अगर आप देखें तो फ्यूचर्स मार्केट में भी गिरावट दिख रही है, यूएस फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, और साथ साथ एशियाई बाजार भी मिले जुले ही दिख रहे हैं। ऐसे में इंडियन मार्केट पर इसका क्या असर दिख सकता है? देखिए, अगर हम कल का यूएस मार्केट देखें तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे कल। पहला तो ये था कि फेड मीटिंग का आउटकम आया, जिसमें फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखा है और स्टेटस को रखा है। और फेड ने ये भी नहीं बोला है कि अगला रेट कट कब होगा या क्या कारण की वजह से अगला रेट कट होगा। इन्होंने ये कहा है कि लेबर मार्केट अभी स्टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो उसमें कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, इन्फ्लेशन विद इन रेंज चल रहा है और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यूएस इकोनॉमी की है। तो इस वक्त वेट एंड वॉच अप्रोच है और इसके तहत रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो अभी आर्टिकल लग रही हैं ये है कि शायद अब इस साल सिर्फ एक और रेट कट आ सके, वो इस पे चल रहा है। उम्मीद पहले थी कि मार्च में शायद कट आएगा या फिर जून में आएगा, पर ये जो अभी आ रही हैं, जो जिस तरह से फेड के अंदर ही वोटिंग हुई है, 10 लोगों ने स्टेटस को के लिए बोला है और 2 लोगों ने रेट कट के लिए बोला है। ऐसा लगता है कि ये साल एक और रेट कट शायद आने की उम्मीद है, पर वो कब आएगा और किस कारण की वजह से आएगा वो अभी पता नहीं है। और जो नया फेड चेहरा होगा उसके लिए भी थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी इमीडिएटली रेट कट करने के लिए, क्योंकि फेड के अंदर ही काफ़ी बिल्डअप ये है कि अभी पॉज करके देखना चाहिए कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा जो है, हमने देखा कि यूएस मार्केट में ईरान के चलते काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ भेज रहे हैं और ईरान को अभी टेबल पे आके अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर पॉज करना पड़ेगा और डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरी अनसर्टेनिटी जो थी वो गोल्ड और सिल्वर पे दिख रही थी। गोल्ड अगर 5,550 के ऊपर जाके फिर नीचे आया है। डॉलर में भी काफ़ी वीकनेस दिख रही थी। ये कहा जा रहा था कि येन को सपोर्ट किया जा रहा है कि येन ताकि अप्रिशिएट हो, तो वो अटकलें जो थी वो उसको भी स्कॉट बेसेंट ने उसको नकार दिया और कहा कि डॉलर में स्ट्रेंथ रहेगा। तो उसकी वजह से भी डॉलर थोड़ा सा जो वीक हुआ था वो भी थोड़ा सा वापस आया। तो ओवरऑल अब देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। फेड का रेट कट जो है, जो फेड पॉज जो है वो अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। अनसर्टेनिटी ईरान के चलते जियोपॉलिटिक्स में बहुत देखने को मिल रही है। और तीसरी जो चीज़ है अर्निंग्स, टेक अर्निंग्स भी मिले जुले रहे। माइक्रोसॉफ्ट के अर्निंग्स जो थे उन्होंने जो जो एक्सपेंडिचर करने की बात कर रहे हैं वो उस पे भी थोड़ी चिंताजनक बात हो रही थी, क्योंकि वो सब ऐड के बेसिस पे करने की कोशिश कर रहे थे। मेटा के नंबर्स आए और बाकी आईटी कंपनीज़ की भी नंबर्स आए, तो वो नंबर्स इतने ब्लॉकबस्टर नहीं थे, स्ट्रीट के मुताबिक थे और उसके चलते मार्केट फ्लैट रहा। आपका डाउ जोन्स नीचे रहा और एसएनपी और नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। तो यूएस मार्केट में तो अभी कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और फेड का जो था वो निकल गया है। इसका भारत में ये असर है कि हमने लास्ट 2 दिन में भारत में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, काफ़ी बिकवाली थी। 25,000 तक, 25,000 के नीचे जाके मार्केट ऊपर आया, 300 पॉइंट के ऊपर मार्केट बढ़ा है पिछले 2-3 दिन में। पर 2-3 दिन में हमने देखा कि पोजीशंस रोल ओवर भी हुई और कुछ नए पोजीशंस भी ऐड हुए भारतीय मार्केट में। और निफ्टी को अगर हम देखें तो लगभग 25,340 के ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी बैंक जो है लगभग 59,600 के आसपास है आज के डेट में। तो ये मार्केट आज और कल की जो ट्रेडिंग हम देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी बजट बिल्डअप पे हो, ये सेटअप पे ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा 12 बजे, तो उस एक तरह से बजट किक ऑफ हो जाता है आज से और फिर आपका संडे को आपका आता है बजट। तो ये जो बिल्डअप है वो देखने लायक होगा। और आज आप देखेंगे तो बीएसई का मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी आपको फाइनेंशियल्स में।
तो उस पर भी एक नज़र रखिएगा कि वो वॉलेटिलिटी कैसे इम्पैक्ट करेगी आपको, पर एट द सेम टाइम एक बिल्डअप भी होगा बजट के लिए जो कि संडे को है। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज की बात करें तो कल 15 दिनों की जो बिकवाली लगातार चल रही थी उस पर ब्रेक लगी है। हालांकि बहुत छोटा है क्वांटम, 480 करोड़ रुपए का, लेकिन अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स को जोड़ दें तो लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हो जाती है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग तो न्यूट्रलाइज होगी मामला। डीआईज लगातार वैसे बाइंग कर रहे हैं, तो आप इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल सेटअप आज के लिए कैसा है? देखिए बाज़ार में अगर हम देखें, मैंने जैसे कहा एफआईएस में 480 करोड़ का कुछ आया है नेट बाय। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वहाँ पर हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में हुआ, लगभग 2400 करोड़ का नेट डिलीवरी हुआ था वहाँ पर। उसके बाद हमने देखा बीएल में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली, 1380 करोड़ का नेट डिलीवरी हुआ था। और कल बीएल का स्टॉक जो है 9% ऊपर बढ़ा था, नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे बीएल के। और फिर इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और इटर्नल वगैरह में हमने कुछ खरीदारी देखने को मिली। और हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने देखा कि कुछ खरीदारी दिख रही है कि क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर भी लगभग 12-13% ऊपर बढ़ा था कल। तो जो बाइंग है वो चुनिंदा स्टॉक्स में आ रही हैं। एचडीएफसी में हमने थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। बट आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें मार्केट में, सिल्वर बीस और गोल्ड बीस हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं और ज़्यादा डिलीवर हो रहे हैं। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि भाई आपका मार्केट में लोग कैसे वॉलेटिलिटी को प्ले कर रहे हैं, वो कमोडिटी ईटीएफ्स के थ्रू कर रहे हैं और वहाँ पर हम काफ़ी एक्टिविटी देख रहे हैं। तो मार्केट भी आज के डेट में कॉशियस है। लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट जो है वो उन्हीं कंपनीज को अभी खरीदने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर उनको आगे जाके अर्निंग्स देखने को मिलेगा। और अभी हम जो अर्निंग्स बोल रहे हैं वो 27 का भी नहीं, हम ये देख रहे हैं कि 27-28 में कैसे है। तो मार्केट जो है अभी अगले 2 साल को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जस्टिफाई कर सके इस अर्निंग्स को। तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में देख के नहीं करनी पड़ेगी उनको करना पड़ेगा देख के कि अगले 2 साल में ये कंपनीज कैसे ग्रो कर रही हैं और उनका मल्टीपल कैसे रहेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो निवेशकों को देखना पड़ेगा कि आप ब्रोकरेजेस का भी अगर पढ़ते हैं, कोई भी ब्रोकरेजेस का पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि 27 और 28 के एस्टिमेट्स आने लगे हैं और उसके बेसिस पे आप लोग अपनी वैल्यूशन बता रहे हैं। तो आप उस पर एक नज़र रखिएगा कि ये सब के सब लॉन्ग टर्म विजन्स के बारे में बता रहे हैं कंपनीज़ के। शॉर्ट टर्म में शायद शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन सारी कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी होने की उम्मीद है। ओके सर, कल हमने देखा बाजार में एक तो शुरुआती तेजी पूरी तरह से गायब हो गई थी, लेकिन आखिरी के 90 मिनट एक हरिकेन की तरह काम किया, इस तरह की तेजी आई और वापस से 165 अंक बढ़कर चढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। एफएनओ से संकेत क्या मिल रहा है और उसका निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर क्या असर होगा सर? देखिए निफ्टी का अगर हम देखें तो हमने कल काफ़ी एक्टिविटी देखी निफ्टी में। लगभग 1400 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, 43,000 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है अब निफ्टी में अलोन। निफ्टी बैंक में हमने 800 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा, 8000 करोड़ के ऊपर चला गया इसका ओपन इंटरेस्ट। कॉल एक्टिविटी देखें तो 25,400 में हमने कॉल देखा, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। और पुट रेटिंग जो है 26,000 में देखा, सॉरी 25,000 में देखा हमने। तो वहाँ पर भी हमने कुछ एक तरह से सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमको। बट अगर हम टोटल ओवरऑल मार्केट का बैंड देखें तो 25,000 और 25,500 के बीच में बैंड दिख रहा है। अभी भी कंसिस्टेंट या क्लैरिटी नहीं है कि ये मार्केट 25,500 से वापस 26,000 तक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है 25,500 पे। हमने पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा कल, क्योंकि कल पुट्स काफ़ी ऐड हुए तो 0.74 बन गया पुट कॉल रेशियो। और निफ्टी बैंक का जो रेंज है वो अभी भी 59,000 और 60,000 के बीच में है। हमने एफआईएस की एक्टिविटी को देखें तो लॉन्ग पोजीशन ऐड हुए थे बोथ निफ्टी में और निफ्टी बैंक में।
एफआईएस की तरफ से। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखा, जिसके चलते हमने एफआईएस की पोजीशन जो है वो घटती हुई देखी और निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ऐड हुए, जिसकी वजह से एफआईएस की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बढ़ी है। तो वो भी एक है। और लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ते हुए 12.5% के आसपास हो गई हैं। तो ये एक तरह से मार्केट थोड़ा सा जो ओवर कुछ दिनों पहले जो बिखा था सेल पोजीशन में था, वो थोड़ा सा तो वहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम 25,000 से हमको थोड़ा सा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बट अगेन यहाँ से ट्रिगर कैसे रहेगा, वो दो चीज़ें हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो कुछ इंडिकेशन मिलेगा, बट इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। बट इकोनॉमिक सर्वे एक थॉट प्रोसेस है जो गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो अपने हिसाब से बोलते हैं, और उनका उनका जो लिंकेज जो बजट से है वो बहुत कम है। तो वो एक चीज़ है जो एक थॉट प्रोसेस को चालू करता है। और ये जो बजट है वो हम देखेंगे कि कैसे वो इकोनॉमिक रिवाइवल को सस्टेन करता है। पिछले साल काफ़ी चीज़ें की गई गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स कट हुआ, जीएसटी कट हुआ, रेगुलेटरी मैकेनिज्म से आपका इंटरेस्ट रेट कट हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट है वो उम्मीद है कि 2026-27 में हमको देखने को मिलेगा, और ये पॉलिसी जो आएंगी बजट की वो उसको पुश करेंगी उधर। तो वो एक फैक्टर है जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को ड्राइव करेगा यहाँ से। उम्मीद ये है कि ये कैपिटल फ्लोज को वापस लेकर आएगा, जो मोमेंटम नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट हमारा सिर्फ साइडवेज मूव कर रहा है। 26,000 जाता है और फिर वापस 25 में आ जाता है, और हम ये देख रहे हैं पिछले 10-12 महीने में ऐसे ही मूव कर रहा है। वो थोड़ा सा उस रेंज से ऊपर जाए तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल आएगी, और वो तभी आएगा जब मोमेंटम आएगा, और वो मोमेंटम आने के लिए थोड़ी सी अर्निंग्स प्रिडिक्टेबिलिटी आनी चाहिए और ग्रोथ आना चाहिए। सजी सर, आईआईपी के डेटा काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं और 26 महीने के ऊपरी स्तर पर हैं, 7.8%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो स्टेबल है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के ग्रोथ में अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रांग नंबर। आज इकोनॉमिक सर्वे भी आएंगे, तो व्यू क्या है सर आपका इसको लेकर? देखिए 7.8% बहुत ही अच्छा नंबर है। पिछले बार हमने देखा कि ये इतना अच्छा नंबर आया था अक्टूबर 2023 पे। सो मतलब अक्टूबर 2023 से अब तक का सबसे अच्छा नंबर आया है दिसंबर में। ओवरऑल अगर हम दिसंबर क्वार्टर का नंबर भी देखें तो 5% के ऊपर आया है आईआईपी का नंबर, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा दिखा हमको, माइनिंग में अच्छा दिखा। इलेक्ट्रिसिटी में जो रिवाइवल आया 2 महीने के बाद आया। 2 महीने से हमने देखा था, अक्टूबर नवंबर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के नंबर्स थोड़े से वीक थे। अब दिसंबर में वो जाके स्ट्रांग हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। और माइनिंग में हमने देखा कि माइनिंग हैज़ इम्पोर्टेंट ग्रो हुआ है। जीएसटी के चलते कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में भी काफ़ी बड़ा देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा सबड्यूड था, 8.1% था वर्सेस 8.5%, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में काफ़ी उछाल देखने को मिला, 20% के ऊपर। तो वो एक अच्छा साइन है जो हमको बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग अभी वापस आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये जो पाइपलाइन ख़त्म हुआ आपके सितंबर 22 से पहले काफ़ी लोगों ने प्रोडक्शन बना के रखा ताकि सितंबर 22 के बाद बिके, और फिर वो इन्वेंट्री में रहा और वो बिकते बिकते दिसंबर हो गया, और दिसंबर में फिर से मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। वो भी एक फैक्टर है कि वापस ये मैन्युफैक्चरिंग और जो हम इलेक्ट्रिसिटी और आपका माइनिंग देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, और वो एक अच्छा रुझान देता है कि अपना जो जीडीपी ग्रोथ होगा आगे जाके वो भी एक अच्छा आने वाला है। Q3 के नंबर्स हमने एडवांस एस्टिमेट्स देखे हैं, और Q4 में भी अच्छे उम्मीद ये है कि अच्छा जीडीपी नंबर आएगा। तो वो एक फैक्टर है जो इकोनॉमिक सर्वे के साथ हम जब उसको रखेंगे तो हमको एक तरह से इम्पैक्ट मिलेगा कि भाई इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। और इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ अपना बताएगा कि क्या क्या नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में। उसके वजह से आप देखिएगा कि
बजट तो संडे को है, पर उसके बाद जो है इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन भी चेंज हो रही है, जीडीपी की कैलकुलेशन चेंज हो रही है। ये सब चीज़ें जो आएंगी उसमें और कंजम्पशन के आइटम्स आ जाएंगे इसके अंदर। फूड आइटम्स का जो वेटेज है आज के देश में, जो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दबा एग्जैजरेट कर देता है, उसको भी थोड़ा बहुत कम होगा फूड का वेटेज। तो ये सब चीज़ें जो है एक अगले कुछ हफ्तों में हमें ये इसमें चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। और फ़िलहाल अगर हम दिसंबर के नंबर को देखें तो नंबर अच्छे हैं, और एल.एन.टी के कमेंट्री को साथ उसको हम जस्ट अपोज करें तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट कैपेक्स वापस आ गया है मार्केट में। ओके सर, एक और सवाल है कि कल एल.एन.टी, बीईएल और मारुति तीनों ने नतीजे पेश किए। इन तीनों को लेकर आपका टेक क्या है? क्या स्ट्रैटेजी अब बनानी चाहिए तीनों में ही? देखिए, तीनों कंपनीज में मैं कहूँगा तो बीएल, एल.एन.टी, मारुति और बीएल, ये तीन तीन कंपनीज को देखिए आप। बीएल के नंबर आउटस्टैंडिंग नंबर से बहुत अच्छे नंबर आए। कंपनी अभी भी वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है कि वो बोल रही है कि 15% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि अभी तक उससे बहुत काफ़ी ऊपर है उसका वो मार्जिन्स में भी गाइडेंस उन्होंने ये दिया है कि हम 27% के ऊपर मार्जिन्स करेंगे, जबकि 9 महीने का एबिटा मार्जिन देखें तो 29% चल रहा है। तो गाइडेंस के वेल अबाउट जा रहा है। रेवेन्यू जो है उसके बहुत अच्छे थे, 24% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, एबिटा 28% ग्रोथ हुआ, पैट 21% ग्रोथ हुआ। ऑर्डर फ्लोज जो है 9 महीने के बाद 18,000 है, उन्होंने गाइडेंस दिया 26,000 का, जब इसका मतलब ये है कि 8,000 करोड़ के कुछ ऑर्डर्स जो है उनको इस तिमाही में आएंगे। बट जिस तरह से उन्होंने पाइपलाइन मेंशन किया है अपने कॉल में और इन्वेस्टर्स को बताया है, ये उससे ज़्यादा कई ज़्यादा ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। और वो वही एक चीज़ है जिसकी वजह से कल हमने बीएल में काफ़ी उछाल देखी। और वो एक और चीज़ को करता है कि इंडिजिनस कंटेंट जैसे इंक्रीज होता जाएगा, कंपनी अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाएगी, और उनका ऑर्डर बुक जो अभी 18,000 करोड़ है वो उससे काफ़ी आगे जाकर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम पाइपलाइन देखें तो लगभग 30-40 हज़ार करोड़ का पाइपलाइन है बीएल के पास, जिसमें ऑर्डर है या टेंडरिंग प्रोसेस में या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है। ये तो ये विजिबिलिटी तो दिख रही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विजिबिलिटी दिख रही है और अब एग्जीक्यूशन पे है। अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें तो ऑर्डर बुक अब की कमी नहीं है आज के डेट में डिफेंस कंपनीज को। एग्जीक्यूशन पे क्या है तो वो एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी अच्छे आ रहे हैं बीएल के। मारुति के नंबर्स टॉप लाइन मिस किए, रियलाइजेशन नीचे थे 3%, टॉप लाइन भी थोड़ा सा प्रोडक्ट की वजह से मिस था, एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम थे, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट हुआ टॉप लाइन में। अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो वो भी थोड़े से हल्के से नीचे थे, 11.2% वर्सेस 11.9%। तो वो थोड़ा सा वो है, इम्पैक्ट है। लो चैनल इन्वेंट्री है तो वो थोड़ा सा फिलअप होने की बात है, तो जनवरी में फिलअप होगा। अगर आप किसी उनकी कमेंट्री देखें तो 3 से 4 दिन का इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। और अगर आप बुक की बात करें तो लगभग 1,60,000 गाड़ियों की बुकिंग है उनके पास ऑलरेडी। तो वो सब चीज़ें वो फिलअप कर रहे हैं। तो जनवरी का महीना अच्छा होने की उम्मीद है सबको। और बट मार्जिन्स भी थोड़े से इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। रेयर अर्थ की वजह से उनका कॉस्ट बढ़ गया है थोड़ा बहुत, वो भी एक चीज़ है। हमने ये कॉस्ट जो है रेयर अर्थ सेमीकंडक्टर्स की वजह से भी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो इसमें नज़र रखिएगा कि ऑटो कंपनीज इस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और अगर हम एल.एन.टी का नंबर देखें तो टॉप लाइन जो था ठीक था, 10% बढ़ा था, एबिटा 19% बढ़ा है। नंबर्स टॉप लाइन जो है थोड़े से बिलो एस्टिमेट लग रहे हैं। बट एल.एन.टी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने लायक है वो है प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल। उनके ऑर्डर फ्लोज में अब देखें, टोटल ऑर्डर बुक में अभी प्राइवेट कैपेक्स या प्राइवेट कंपनीज के ऑर्डर्स का जो पोर्शन है वो 36% हो गया है फ्रॉम 25%। मतलब डोमेस्टिक मार्केट का जो ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक चीज़ दर्शाता है कि प्राइवेट कैपेक्स अभी पिक करने लग गया है। पिछले 9 महीने में ये काफ़ी बड़ा है, और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको याद रखना चाहिए कि ये अगर बढ़ रहा है तो अब सारे कैपिटल गुड्स कंपनीज में हमको ये देखने को मिलेगा। और एल.एन.टी के नंबर अगर टॉप लाइन भी थोड़े से
कम है, पर ये जो रुझान है कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छा आया है, 1.35 लाख करोड़ का ऑर्डर इन्फ्लोज आया Q3 में, और टोटल ऑर्डर बुक जो है उनका 7.3 लाख करोड़ का है, और ऑर्डर पाइपलाइन जो बोल रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, 5.3 लाख करोड़ की पाइपलाइन पे वो देख रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैक्रो अंडरस्टैंडिंग से कि L&T के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, और ऑर्डर्स अब प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहे हैं, और L&T अब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया और मिडिल ईस्ट से निकल के यूरोपियन मार्केट्स के ऑर्डर्स भी ले रहा है, जहाँ पर उनको 15,000 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला था। तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद ये है कि ये जो थोड़ा सा ब्लिप आया वो शॉर्ट टर्म है, बट जिस तरह से ऑर्डर बुक आ रहा है और एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा L&T के लिए। तो तीनों नंबर में मारुति थोड़ा सा नीचे रहा टॉप लाइन, L&T की टॉप लाइन भी थोड़ा सा नीचे रहा, BL बहुत अच्छा रहा हमारे हिसाब से, और बट इन सब से हर एक से एक टेक अवे है कि डिमांड, कंज्यूमर डिमांड सस्टेन कर रही है गाड़ी पीवीज के लिए, जो दिख रहा है हमको मारुति में। प्राइवेट कैपेक्स वापस आ गया है जो L&T से दिख रहा है, और डिफेंस में ऑर्डर बुक फ्लोज बढ़े हैं, और मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि इंडिजिनाइजेशन कंटेंट बढ़ रहा है। तो ये 3 की टेक अवेज इन 3 की रिजल्ट से हमको मिलते हैं। ओके, तो चलिए इन तीनों ही कंपनियों पर आपने अपने टेक दे दिए हैं, अपनी राय दे दिए हैं अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और तमाम मुद्दों पे चर्चा की। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमान चॉइस